हेलो और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वन शॉट इंजीनियर में, जहां आज आपका भाई आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 3 लेके आया है। आज तो क्या 26 जनवरी है, तो आज सबको हैप्पी रिपब्लिक डे मेरी तरफ से। ठीक है, अगर मेरे पास कलर्स होते तो फिर मैं यहाँ पे झंडा भी बना देता, लेकिन आराम से पढ़ना। और एग्जाम की तैयारी तो देखो यार, तुम्हारा भाई करा ही दे रहा है। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, इसमें सारी चीज़ें मैंशनड है, इसमें सारे क्वांटम से क्वेश्चन जितने हो पाए थे मुझसे मैंने उन सबको मैंशन किए हैं, और मेन टॉपिक्स जो थे मैंने उन सारे मेन टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा है और एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये सबको पढ़ के जाना, और नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लेयर्स ऑफ क्लाउड समझो है। लेयर्स ऑफ क्लाउड में क्लाउड के 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेस लेयर होता है जो डेटा सेंटर लेयर होता है। डेटा सेंटर लेयर में आपकी जो मेन जो हार्डवेयर होता है ना, सारा सामान, यानी कि सीपीयू, मेमोरी, जो भी स्टोरेज यूज़ होती है, बैंडविड्थ यानी कि नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ डेटा सेंटर लेयर में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ डेटा सेंटर में पाई जाती है ना। डेटा सेंटर में ही तो आपको मेन सीपीयू मिलेगा, है ना। किसी भी डेटा सेंटर में जाओ, वहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर रखा रहता है जो काम कर रहा होता है। उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्चुअल मशीन्स और स्टोरेज पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद एक प्लेटफॉर्म्स लेयर होता है। प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ सॉफ्टवेयर और उसका फ्रेमवर्क मेंशन होता है। फ्रेमवर्क क्यों होता है? कि इस सॉफ्टवेयर को हम इससे और चीज़ें क्रिएट कर पाएँ, और उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे हम चीज़ों को रन और डिप्लॉय कर पाएँ। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में सीधा बिजनेस ऐप्स आते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ मेन सॉफ्टवेयर का खेल होता है। इसमें कहीं हार्डवेयर नहीं आ रहा, और हार्डवेयर की कोई भी कन्फिगरेशन या सेटिंग्स किसी चीज़ से लेना नहीं होता। इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर होगा, और सॉफ्टवेयर की अपनी सेटिंग्स होगी उसके अंदर जो होती है। ठीक है, एक एक करके हम लोग सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर दिस लेयर प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज टू एंड यूजर्स एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे कोई हार्डवेयर से लेना देना नहीं होता है ना। इसमें मेन जो भी सर्विस होती है, ये आपको यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करी जाती है, और ये डायरेक्टली एंड यूज़र्स के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो इसके लिए बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज होती हैं जो क्लाउड यूज़र यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में अगर तुमको लिखना है, तो यहाँ पे तुम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे गूगल मीट हो गया, है ना, डॉक्स हो गया, ऐसे स्लाइड्स है, शीट्स है ना, गूगल के जितने भी हैं। उसको उसके अलावा यूट्यूब को ले लो, वो भी तो एक सर्विस ही है, और वो तुम्हारे सिस्टम में तो इंस्टॉल होता नहीं है। अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप की बात करें, तो वो मेनली सिर्फ ब्राउज़र से एक्सेस होता है। ट्विच तो सब जानते होंगे ना, वो भी एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। वो भी अब सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होता, वो सब एज ए सर्विस एप्लीकेशन लेयर पर रन करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में वो मेंशन कर देना। फिर आते हैं प्लेटफॉर्म लेयर। प्लेटफॉर्म लेयर क्या करता है ना, दिस कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन थी, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म लेयर इज़ टू डिप्लॉय ऐप डायरेक्टली ऑन वर्चुअल मशीन। प्लेटफॉर्म लेयर का बस मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी आप ऐप क्रिएट करो या फिर बिल्ड करो, उसको आप किसी सिस्टम पे डिप्लॉय कर पाओ। वो सिस्टम आप चाहे वर्चुअल मशीन ले लो, चाहे आप कंटेनर ले लो, है ना, क्योंकि कंटेनर में डिपेंडेंसीज उसके साथ ही आती हैं। वर्चुअल मशीन के साथ आपको अलग से डिपेंडेंसीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये बस डिफरेंस होता है एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म में। इसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में फिजिकल रिसोर्सेज आर पार्टीशनड इनटू वर्चुअल रिसोर्सेज। जैसे कि जेन, अभी आप हम लोग ने यूनिट 2 पढ़ा था, तो यूनिट 2 में जेन आर्किटेक्चर पढ़ा था, है ना। वीएमवेयर के बारे में थोड़ा जाना था, वर्चुअल मशीन मॉनिटर के बारे में थोड़ा जाना था। वो सब क्या थे? तो वो सारे हाइपरवाइजर लेयर थे जो वर्चुअलाइजेशन में हेल्प करते थे। वर्चुअलाइजेशन क्यों करते हैं? कि हमारे फिजिकल रिसोर्सेज पार्टीशन हो पाएँ अलग अलग वर्चुअल रिसोर्सेज में। तो एक फिजिकल रिसोर्स हमें 5 वर्चुअल रिसोर्स तक दे सकता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को बेस करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोर ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट, जो मेन क्लाउड इन्वायरमेंट का कोर होता है ना, जहाँ पे रिसोर्सेज डायनामिकली प्रोविजन होते हैं, वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी इसके ठीक नीचे डेटा सेंटर लेयर है ना, इसको एक बार समझ लो, फिर इसी का वर्चुअलाइज्ड वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। ठीक है, तो डेटा सेंटर में क्या होता है? अकाउंटेबल फॉर मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज। जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो सब डेटा सेंटर लेयर मैनेज करते हैं। चाहे आप सर्वर ले लो, राउटर ले लो, पावर सप्लाई ले लो, या फिर कूलिंग ले लो, लेकिन इनमें से जितने ऑपरेशनल होता है ना, सर्वर, राउटर, डिस्क, बैंडविड्थ, मेमोरी, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में गिन लेना। और उनको ऐसे नहीं, उनको फिजिकल में नहीं, उनको वर्चुअलाइज करके गिन लेना। तो एग्जाम्पल्स में यही लिख देना कि वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल सर्वर, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और वर्चुअलाइजेशन के हम लोग कौन कौन सा आर्किटेक्चर पढ़े? ये और ये और ये। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बनाते हैं। इसके साथ हमारा मेन 4 लेयर्स हो गए। अब हम लोग एक बार नेस्ट आर्किटेक्चर देख लेते हैं। ठीक है, नेस्ट आर्किटेक्चर का ये बनाया हुआ है डायग्राम। इस डायग्राम को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इस डायग्राम में 5 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक क्लाउड कंज्यूमर होता है, एक क्लाउड प्रोवाइडर होता है, एक क्लाउड ब्रोकर होता है। इसके अलावा एक क्लाउड ऑडिटर और एक क्लाउड सर्व कैरियर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लाउड कंज्यूमर से शुरू करते हैं। कंज्यूमर तो आपको पता है, वो इंसान जो क्लाउड की सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोचें, तो उनके बहुत स्केल्ड अप ऑपरेशंस रहते हैं।
और उन्हीं स्केल्ड अप ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए उनको हर चीज़ का सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है कि अगर हम क्लाउड को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेंगे तो हमारे जो भी डेटा है वो लीक तो नहीं होगा, लीक होगा तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे, अगर डिप्लॉयमेंट के वक्त फेल हो गया हमारा एप्लीकेशन तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए क्लाउड कंज्यूमर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं कि हर चीज़ के पहले। इसके अलावा क्या करते हैं वो, कंज्यूमर यूजेस एस एल ए मैंने आपको बताया था पिछले यूनिट में, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है ये, और ये क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है। टू कंफर्म या फिर अटेस्ट कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड रेमेडीज फॉर फेलियर्स। अब देखो मैंने आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस तो बताया था जिसमें सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस मेजर होती है, और मैंने SLA बताया था कि ये क्या होता है कि कंपेंसेशन होता है, अगर कोई फेलियर हो गया तो उसकी रेमेडी या फिर उसका कंपेंसेशन। ठीक है, अगर हमारी सर्विस इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर उसके लिए आप कितना कंपेंसेट या फिर रिफंड कर सकते हो, इसको ये सब SLA में मैंशन होता है। ठीक है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये आपका क्लाउड कंज्यूमर हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्लाउड ऑडिटर पे। तो क्लाउड ऑडिटर देखो, इट्स एन एंटिटी दैट कंडक्ट्स इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ सर्विसेज, परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ क्लाउड इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये एक ऐसे जज जैसे लोग होते हैं जो आते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कि इनको कोई भी पैसा दे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको बस अपना असेसमेंट पूरा करना है सर्विसेज का कि सर्विसेज कैसी चल रही हैं, आपका क्लाउड कैसे परफॉर्म कर रहा है ना, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, और क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन कितना सक्सेस हुआ है। तो क्लाउड ऑडिटर के 3 मेजर रोल होते हैं। पहला तो सिक्योरिटी ऑडिट करना। अब ये बंदा आ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने आ रहा है, वो क्लाउड के आप में जो इम्प्लीमेंटेशन है क्लाउड का उसको असेस करने आ रहा है। तो उस असेसमेंट को हम लोग 3 मेजर रोल्स में देखते हैं। पहला तो सिक्योरिटी ऑडिट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेसी इम्पैक्ट ऑडिट, कि ये आपकी कितनी इम्पैक्ट कर रही है आपकी प्राइवेसी पे। प्राइवेसी इम्पैक्ट का मतलब आपके डेटा सिक्योरिटी है ना, यूज़र प्राइवेसी, इन सबको देखते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑडिट आता है कि आपका जो भी क्लाउड है, आपके ऑपरेशंस कितना अच्छा कितने लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाउड ऑडिटर की ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं। 3 मेजर रोल्स को एक्सप्लेन कर देना वहाँ पे। ये सिक्योरिटी असेस करता है, ये प्राइवेसी भी असेस करता है और परफॉर्मेंस असेस करता है, और ये इंडिपेंडेंट होकर असेस करते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी के भी झुकाव में नहीं आता है। ठीक है, ये डायरेक्टली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे ही जाता है। और सिक्योरिटी ऑडिटर वो लोग होते हैं जो क्लाउड को रैंक करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग थर्ड कंपोनेंट पे जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इसको हम आगे से CSP बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रुप या फिर इनका ऐसा ग्रुप होता है या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो क्लाउड सर्विसेज को अपने कंज्यूमर्स तक डिलीवर कर सकते हैं। अब इसके आगे आपको तो पता है, आप इसके अंदर IaaS, PaaS या फिर SaaS एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि ये सब अलग अलग क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ क्लाउड सर्विस है। और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, यही सारी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं क्लाउड ब्रोकर पे, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है। तो क्लाउड ब्रोकर एक ऐसा यूनिट होता है जो परफॉर्मेंस को मैनेज करता है ना, यूज़ को मैनेज करता है और डिलीवरी को मैनेज करता है आपकी क्लाउड सर्विसेज की। इसके साथ साथ एक ऐसी सर्विस देना जो कंज्यूमर के लिए वैल्यू एडेड हो। वैल्यू का मतलब कंज्यूमर जितना पे कर रहा है उसके हिसाब से उसको अपनी वैल्यू मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्विस देख सकते हो। इसके 3 मेजर सर्विसेज होती हैं क्लाउड ब्रोकर के। पहली बात, ये सर्विस नेगोशिएट करता है। ठीक है, इंटरमीडिएशन नेगोशिएट करता है। इंटरमीडिएशन मतलब कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच में क्लाउड ब्रोकर होता है, और ये दोनों के इश्यूज एक दूसरे को बताता है और सॉल्यूशंस भी देता है। और फिर सर्विस एग्रीगेशन करता है। ठीक है, सर्विस इंटरमीडिएशन होता है, सर्विस एग्रीगेशन होता है और सर्विस आर्बिट्रेज होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग क्लाउड कैरियर पे। क्लाउड कैरियर की लास्ट कंपोनेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। तो द मीडिएटर हु ऑफर्स कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लाउड सर्विसेज। यहाँ पे क्लाउड ब्रोकर ने क्या किया, कंज्यूमर और क्लाउड के बीच में वो ब्रोकरेज करता है किस चीज़ की, जो भी उसके ऑफर्स होते हैं वो सारे ऑफरिंग वो देता है कंज्यूमर को अपने क्लाउड के बेसिस पे, और फिर क्लाउड से वो निगोशिएट करता है उस ऑफर्स के साथ जिससे उसको और क्लाउड को दोनों को प्रॉफिट हो पाए। फिर क्लाउड कैरियर क्या करता है, ये कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट जो क्लाउड आपका चला रहा है मेन प्रोवाइडर, उस प्रोवाइडर को जो क्लाउड सर्विसेज हैं उसको ये देता है। क्लाउड कैरियर आपके क्लाउड प्रोवाइडर को सर्विसेज देता है। ठीक है, तो ये वो मीडिएटर है जो कनेक्टिविटी भी ट्रांसपोर्ट कराएगा, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट दोनों अवेलेबल कराएगा क्लाउड सर्विसेज को। तो ये सब इंटरनेट के और टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू और बाकी सारे डिवाइसेस के थ्रू ये एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें इस डायग्राम को एक बार वहाँ बना के आ जाना, इससे आपको 5 पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे। कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम करता है, ऑडिटर वो है जो असेस करता है सारे क्लाउड को। ठीक है, और ये सब क्लाउड कैरियर के बेस पे चलता है ना। क्लाउड प्रोवाइडर वो है जो इन दोनों को प्रोवाइड करा रहा है अपनी क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड ब्रोकर वो है जो डील्स कराता है। ठीक है, जो ऑफर्स कराता है, ऐसे ऑफर्स जिससे कंज्यूमर को भी वैल्यू मिल पाए और क्लाउड और इसको भी प्रॉफिट हो पाए। और क्लाउड कैरियर वो है जिसके बेसिस पे ये सब चल रहा है। ये सारी टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो क्लाउड कैरियर पे ही सब चल रहा है। ठीक है,
ये आपका नेस्ट आर्किटेक्चर है जिसके बेसिस पे क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड पे, ठीक है। हमारा पहला है पब्लिक क्लाउड। अब देखो यार, ये मैंने बहुत शॉर्ट में करके लिखे हैं जिसको आराम से एक्सप्लेन करा पाओगे। इसमें मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 2 पॉइंट डायग्राम्स मैंने सब मेंशन किए हैं, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड इज द क्लाउड इन विच द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। तो पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड होता है ना, एक ऐसी कम्युनिटी क्लाउड होते हैं जिसमें जनरल पब्लिक के लिए सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा जाती हैं। और जनरल पब्लिक क्या करती है, वो अपनी छोटे मोटी कंप्यूटिंग करती हैं। तो उस छोटी सी कंप्यूटिंग पावर्स को यूज़ करने के लिए अगर ये लोग इतने बड़े सर्वर्स को यूज़ कर रहे हैं तो इनको ऑफकोर्स वर्चुअलाइजेशन तो कराना ही पड़ेगा। उसकी वजह से ये कौन से रूल को फॉलो करते हैं, ये रिसोर्स पूलिंग करते हैं, ठीक है। रिसोर्स पूलिंग मतलब एक ही सर्वर पे 1500 या फिर 2000 यूजर्स एक बार में परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने टास्क, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ सर्विस होती है कि सेल्फ अकाउंटिंग भी होती है, आप खुद ही यूज़ करो और खुद ही अपने आप से पे कर देना, ठीक है, सर्विस के लिए। इसके अलावा मल्टी टेनेंसी होती है। रिसोर्स पूलिंग और मल्टी टेनेंसी एक ही साथ जाते हैं, ठीक है। एक सर्वर पे चाहे आप 1500 लोग रखो या फिर 1500 लोगों को एक एक पार्ट दे दो सर्वर का, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और मैनेजिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड डिप्लॉयमेंट्स, ये सारा काम कैरियर का होता है, सिक्योरिटी मेंटेन करना, सॉल्यूशन मेंटेन करना और डिप्लॉयमेंट को मेंटेन करना। इसके अलावा रिसोर्स पूलिंग, सेल्फ सर्विस, सेल्फ अकाउंटिंग, मल्टी टेनेंसी, ये सब यूजर्स के लिए होता है, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड को ऐसे ही समझो कि एक क्लाउड है, उससे सारे यूज़र अपने अपने डिवाइसेस से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ लैपटॉप यूज़ किया, जो जितने भी डिवाइसेस आपको पता है आप सारे यूज़ कर सकते हो। और ये सारे ना, ये सब पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ये इनमें से कोई भी वीपीएन नहीं यूज़ करे, ये सब पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो सर्विसेज देख लो इसकी सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी एक सर्विस है कि सिक्योरिटी भी मेंटेन करानी है ना रिसोर्स पूलिंग में, और डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन करानी है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो ईज़ ऑफ एक्सेस, क्योंकि ये ईजी है और ये फ्री है, क्योंकि मोस्टली पब्लिक क्लाउड के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, ये फ्री होते हैं। आपने गूगल क्लाउड देखा होगा या फिर आपने गूगल फोटोज़ देखा होगा, वो क्या करता है, 15 GB तक आपको अपनी सारी फ़ोटोज़ स्टोर करने देता है। तो वो डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन कर रहा है और ईज़ ऑफ एक्सेस भी मेंटेन कर रहा है, इसके साथ साथ वो फ्री भी है। और डिस्कवरी ऑफ सर्विसेज, इसमें आप सर्विसेज भी डिस्कवर कर सकते हो और ये कॉस्ट में लोअर पड़ता है। कॉस्ट में क्यों लोअर पड़ता है, क्योंकि ये पब्लिक है पहली बात, तो इसमें आपको सेल्फ सर्विस मिल रही है ना, मल्टी टेनेंसी भी हो रही है और रिसोर्स पूलिंग भी हो रही है। तो अगर इसकी वजह से आपको डेडिकेटेड सर्वर एक नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ एक रेंट करने को मिल रहा है, एक छोटा सा पार्ट एक पूरे सर्वर का, इसी वजह से ये ईज ऑफ एक्सेस और लोअर कॉस्ट में आता है, ठीक है। तो लोअर कॉस्ट, ठीक है, हमारी कॉस्ट लोअर हो गई। फिर एक और पॉइंट पे आते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और डिस्कस करने से पहले कि पब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे। अब देखो यार, पब्लिक का मतलब सिंपली ये है कि पब्लिक क्लाउड में काफ़ी लोग ये समझते हैं कि डेटा पब्लिक हो जाएगा। ये भी केस नहीं है, क्योंकि डेटा इसमें प्राइवेट रहने वाला है। और डेटा काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक है तो फिर फ्री होगा, लेकिन फ्री होता है, ये ऐसी बात नहीं है कि फ्री नहीं होता है, ये फ्री भी होता है, लेकिन हर वक्त ये फ्री नहीं रहता है, ठीक है। काफ़ी समय पे ये पेड हो जाता है। जैसे कि आपने गूगल क्लाउड की यूज़ कर, जैसे मैं गूगल फोटोज़ का एग्जांपल देता हूँ, उसमें 15 GB तक तो फ्री है, तो उस हिसाब से ये फ्री भी है। लेकिन जैसे आप 15 GB की लिमिट क्रॉस कर देते हो, उसके बाद उसमें पेमेंट आ जाती है ना, 100 GB का जो गूगल वन की सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो पेड होती है। तो उसकी पेडिंग मतलब उसके अलग चार्जेस आ जाते हैं। इसी वजह से पब्लिक ना ही फ्री होता है हमेशा के लिए, और ना ही ये इसका डेटा पब्लिक रहता है हमेशा के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को भी चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये नेम से काफ़ी रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए। इसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस में देख लो यार, पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें आप जितने भी चाहो उतनी बार रेंट कर सकते हो अपने कंप्यूटेशनल पावर। रिलायबल है ना, हाईली स्केलेबल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सर्वर होते हैं तो इसमें आप काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटेशन भी कर सकते हो। बस ये इसमें प्लेस भी है। प्लेस का मतलब आप कहीं से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक है, ये सबके लिए बने है ना। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ सर्विसेज या फिर डिवाइसेज, आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस करो। चाहे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, डेस्कटॉप कर सकते हो, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट भी रहते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस दो हैं। पहला तो ये कस्टमाइजेबल नहीं है। कस्टमाइजेबल ना होने का मतलब क्या है, इसको आप अपने हिसाब से मानो कि मैंने ये सर्वर पे अपनी एक छोटी छोटी सी जगह रेंट कर ली, ठीक है, रेंट कर ली इतनी सी स्पेस को। फिर मैं चाहूँ कि ये कस्टमाइज हो जाए या फिर इसमें मैं एक पूरा ओएस रन कर पाऊँ, ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड है, इसमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस बने, ये स्टैंडर्ड पब्लिक यूसेज के लिए ही मेंशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, ये सिक्योर नहीं रहता। अगर आप इसमें बहुत सेंसिटिव डेटा अपलोड करो तो भी चांसेस है कि डेटा ब्रीच हो सकती है, इसलिए ये उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, ये इसका डायग्राम है और इसके बाकी पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं प्राइवेट क्लाउड पे। तो प्राइवेट क्लाउड एक बार देख लो यार, डिप्लॉयमेंट्स प्राइवेट क्लाउड पब्लिक जैसा ही है, बस इसमें सिक्योरिटी में ज़्यादा कंसर्न दिया गया है, ठीक है। इसके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स आर मेड इनसाइड कंपनीज फायरवॉल एंड ट्रेडिशनली रन बाय ऑन साइट सर्वर्स। अब मैंने आपको कहा कि पब्लिक जैसा ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी एक सर्वर होगा, इसमें भी बहुत सारे डिवाइसेज और सर्वर को एक्सेस कर रहे होंगे।
लेकिन ये सर्वर पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगा, मतलब ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगा सिवाय ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो ये एक ऑन साइट सर्वर ही रहते हैं जो कंपनी के फर्म्स में या फिर अलग अलग डेटा वेयर हाउसेज में स्टोर रहते हैं, और उन्हीं सर्विसेज पे सारी कंप्यूटेशन होती है। इसका मतलब कि ये कोई डेटा लीक नहीं हो सकता यहाँ से, क्योंकि कंपनी ही मैनेज कर रही है ना। कंपनी ने पूरा सर्वर खरीद लिया है, कंपनी ने पूरा सर्वर ही खरीद लिया है, तो फिर उसका सारा कंट्रोल कंपनी के पास है, सिक्योरिटी से लेके एक्सेस तक। उन्होंने फायरवॉल भी इंप्लीमेंट कर दिया है, इसका मतलब प्राइवेसी भी और बढ़ गई, इसलिए ये प्राइवेट क्लाउड कहलाता है। बेनिफिट्स वही है सिमिलर टू पब्लिक क्लाउड, क्योंकि कंप्यूटेशन ये भी दे रहा है ना, और रिसोर्स एक्सेस पे सिक्योरिटी भी दे रहा है ये एक्स्ट्रा। इसके अलावा सूटेबल तब होता है ना ये प्राइवेट क्लाउड, जब हमको कंट्रोल ज़्यादा चाहिए अपने डेटा पे, हमें सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए और रेजिलियंसी ज़्यादा चाहिए। रेजिलियंसी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो सूटेबल व्हेन दीज थिंग्स आर मोर एम्फोसाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्यों ही खरीदेगी एक पूरा सर्वर अपना काम करने के लिए, है ना। इसको अगर आप ध्यान से सोचो तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसी केस में खरीदेगी अपने लिए एक पूरा सर्वर जब उनको कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, है ना, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब मानो कोई बैंक है, बैंक अपने ट्रांजैक्शंस करा रहा है और उसके लिए ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी वजह से वो एक पूरा सर्वर ही खरीद लेगा अपने लिए। वो पब्लिक क्लाउड पे अपना सामान स्टोर नहीं कराएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, एटीएम पिन्स वगैरह ये सब रहता है ट्रांजैक्शंस में। इसी वजह से वो एक अलग से अपने लिए सर्वर हायर कर लेगा या फिर खुद ही बना लेगा डेटा सेंटर, और उसी में सारी कंप्यूटेशन रन करेगा। तो ये इनका मेन पॉइंट होता है, इसीलिए ये प्राइवेट क्लाउड कहलाता है, ठीक है। बेनिफिट्स देख लो। बेनिफिट्स पहली चीज़ इसमें ये है कि आपको पे पर यूज़ या वाला मॉडल अब फॉलो नहीं करना पड़ेगा। पब्लिक क्लाउड में क्या था, आप जितना यूज़ करोगे आप उतना ही पे करोगे, है ना, आपको एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है। लेकिन इसमें बस ये है कि अब आपने पूरा का पूरा सर्वर ही खरीद लिया, तो फिर आप पे तो किसी को नहीं करोगे, लेकिन आप सर्वर का पूरा खर्चा मेंटेन कर रहे होगे, है ना। कस्टमर ओन्स एवरीथिंग एंड पेज फॉर एवरीथिंग। अब यहाँ पे कस्टमर की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, ओनर। क्योंकि कस्टमर मतलब जो भी बैंक इसको खरीद रहा था, जिस जिस भी बैंक ने पूरा डेटा सेंटर खड़ा किया है, अब वो उसको ओन करता है और उसके सारे खर्चे वही पे करेगा, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे वो रिप्लेसेबिलिटी हो, है ना। जितनी भी सारी चीज़ें होंगी उस पूरे बिल्डिंग की, वो सब अब ओनर पे करेगा, ठीक है। इसमें बैंक का एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ होती है जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शंस लेके चलती है, ठीक है। इसलिए उनका डेटा काफ़ी सिक्योर होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बैंक का एग्जांपल, ठीक है। फिर रिमूविंग अनडिफरेंशिएटेड हैवी लिफ्टिंग ऑफ ऑफलोडिंग डेटा सेंटर ऑपरेशंस। अब देखो यार, ये एक नहीं, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है जो लार्ज रिसोर्स पूल पे काम कर रहे हो। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बैंक ने एक पूरा खरीद लिया। अब मानो दूसरा सिनेरियो सोचो जिसमें हम लोग खरीद नहीं सकते पूरा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमको चाहिए कि हमारी ट्रांजैक्शन सेफ रहे। तो हम और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करेंगे, हम उनके साथ पार्टनर कर लेंगे, है ना। कि चलो पार्टनर करके एक आधा आधा पे कर लेते हैं पूरे डेटा सेंटर के लिए, उसमें हम दोनों का ही सामान रहेगा और हम दोनों का प्राइवेट रहेगा सामान। तो वो यही करते हैं, वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और शेयर कर लेते हैं एक बड़ा रिसोर्स पूल मतलब यहाँ पे ये रहता है कि एक डेटा सेंटर शेयर कर लेते हैं जिसमें आधा सामान वो ओन करेंगे और बाकी का आधा सामान ये लोग ओन करेंगे। तो इसमें हमको पता है ना, एटलीस्ट इस वाले रिसोर्स पूल में डिफरेंस इसमें और इस वाले रिसोर्स पूल में क्या है, इसमें हमको नहीं पता कि रिसोर्स में कौन कौन आ सकता है, क्योंकि पब्लिक क्लाउड है। इसमें हो सकता है इनमें चारों में से ये बंदा कोई हैकर हो, है ना। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि कौन कौन आने वाला है, क्योंकि हम ही ने रिसोर्स पूल को क्रिएट किया है, हमने खुद ही ऑर्गेनाइजेशन से अग्रीमेंट लिया है, शेयरिंग करी है अपने रिसोर्सेज की। तो इस वाले रिसोर्स पूल पे हमें ज़्यादा भरोसा रहेगा, हमें पता है कि हम दोनों के सिवाय और कोई नहीं है यहाँ पे। इसी वजह से ये इसके बेनिफिट्स में आता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लो। पहली बात तो यार, प्राइवेट का मेन गोल ही यही था कि सिक्योर और प्राइवेट हो, है ना, और कंट्रोल मिले आपको। डिसएडवांटेजेस में बस ये है कि अब आपने पूरा का पूरा जब सर्वर खरीद लिया है, तो अगर उसमें स्केलेबिलिटी की ज़रूरत पड़ गई ना, अगर आपका बिजनेस रन करेगा और आपको स्केल करना है अपना प्लेटफॉर्म, तो फिर आपको नया सामान खरीद के उसमें ऐड करना पड़ेगा। आप कैसे पब्लिक क्लाउड होता है ना, आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक दूसरी मेंबरशिप खरीद लूँ या फिर मेरी जो सब्सक्रिप्शन है उसको मैं अपग्रेड कर लूँ तो मुझे ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर मिल जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते इसमें आपको पूरी स्केलेबिलिटी नई तरीके से खरीदनी होगी। ये कॉस्टली भी पड़ता है, इसी वजह से प्राइसिंग इसकी मेन इसी वजह से चलती है, ठीक है। ये ऑपेक्स भी आपको पता ही होगा कि कॉस्टली सबसे पहले कैपेक्स। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे कैपेक्स और ऑपेक्स क्यों लिखा है। कॉस्टली का मतलब जब आप इसको खड़ा कर रहे हो तो फिर आपको इसके सारे खर्चे उठाने हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया ना, हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। और ऑपेक्स जब हम इसको रन कर रहे हो तो हमें इसका पूरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर देखना होगा, वो इसकी प्राइसिंग में आ गया, है ना। और फिर रिस्ट्रिक्शंस, अभी हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शंस भी बने रहेंगे अगर हम रिसोर्स पूल में करते हैं, मतलब किसी दूसरी कंपनी के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम शेयर करते हैं अपना रिसोर्सेज, तो उनके रिस्ट्रिक्शंस भी हमको झेलने पड़ेंगे।
है ना। अगर वो अपने पार्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है हम उनके पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको रिसोर्स पूलिंग के वक्त पूरा एक्सेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास कंट्रोल रहेगा अपने एक्सेस का, और आपका हाईली प्राइवेट और सिक्योर रहेगा। तो ये प्राइवेट क्लाउड है। इसके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला है शेयर्ड, दूसरा है डेडिकेटेड और तीसरा है डायनामिक। ठीक है, हम लोग शेयर्ड से शुरू करते हैं। शेयर्ड में मैंने आपको बताया कि इसमें कंप्यूट कैपेसिटी हम शेयर करते हैं, है ना। वेरिएबल यूसेज प्राइसिंग होती है, जितने भी बिजनेस यूनिट्स आके कंप्यूट करते हैं अपना डेटा, उनके हिसाब से वेरिएबल प्राइसिंग होती है। और ये इंटरनल प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से चलता है, जहाँ पे बाय या फिर रेंट किए जाते हैं। अब मैंने प्राइवेट क्लाउड को शेयर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने देखा था कि पब्लिक क्लाउड सबके लिए ओपन है। मानो कि मैंने ऐसा ही एक पूरा सर्वर हायर कर लिया, लेकिन मैंने सबके लिए ओपन नहीं किया। मैंने यहाँ पे सिर्फ कंपनीज के लिए ओपन किया है और प्राइवेसी मैंने मेंटेन करी है। तो कंपनीज आएंगी और मुझसे बाय या फिर रेंट कर लेंगी इस बेसिस पे, क्योंकि उनको पता है कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ और मेरी सिक्योरिटी अच्छी है। तो इसी वजह से ये शेयर्ड प्राइवेट क्लाउड आ जाता है। ठीक है, फिर एक डेडिकेटेड प्राइवेट क्लाउड। अब देखो यार, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको शेयर या फिर रेंट नहीं करना है। उनको चाहिए कि उनका जो भी सर्वर हो, सारा स्पेस सर्वर पे, सारी कंप्यूटेशन जितनी भी चीज़ें वो ओन करता है ना, वो अब कंपनी के हाथ में आ जाए। मतलब पूरा का पूरा सर्वर कंपनी को डेडिकेट कर दिया जाए। ठीक है। इसमें अलग अलग आईटी सर्विस के कैटलॉग होते हैं। आईटी सर्विसेज मतलब यहाँ पे कंप्यूटेशन का कैटलॉग होगा, कितनी आपको कंप्यूटेशन चाहिए, है ना, किस लेवल की चाहिए, आपको कितने प्रोसेसर्स, कितने थ्रेड्स अवेलेबल चाहिए हर समय। तो इसके अलग अलग कैटलॉग्स आते हैं, और ये स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हमने अभी पहले पढ़ा था, है ना। तो उसी की वजह से ये ब्रॉडली डिप्लॉयबल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डायनामिक प्रोविजनिंग होती है। इसमें मतलब जितना जितना चाहिए आप उतना उतना ले सकते हो। और डायनामिक, जो अभी डायनामिक प्राइवेट क्लाउड आने वाला है, इससे इसकी लोअर कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, और फिर डायनामिक आता है। अब डायनामिक में देखो यार, वर्कलोड जब माइग्रेट करने होते हैं ना कंप्यूट क्लाउड से या फिर अपने स्टोरेज में, तो फिर ये अपने आप नहीं करने होते, ये डायनामिकली हो जाते हैं। इसलिए डायनामिक प्राइवेट क्लाउड इससे ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि हमको यहाँ से जब हमको कंप्यूट कराना है तो फिर स्टोरेज से कंप्यूटर में वापस डालो, है ना। और अगर हमारी कंप्यूटेशन हो गई, अब हमको सिर्फ स्टोर कराना है मेन डेटा को, तो हमको वहाँ से वापस मूव करना होता है। यहाँ क्या है, जैसे जैसे कंप्यूटिंग होती रहेगी वैसे वैसे डेटा वापस स्टोरेज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड भी हो सकता है, मतलब जैसे कंप्यूटिंग हो रही है उस समय आपके लिए डेडिकेटेड है सर्वर। जैसी कंप्यूटिंग खत्म हो गई, मतलब स्टोरिंग का काम आ गया है, उस समय आप शेयर्ड पे चले गए। ठीक है, तो वही काम है। डेडिकेटेड में जाके कंप्यूट करा लो, सारी प्रोसेसिंग करा लो। प्रोसेसिंग होने के बाद ये सीधा शेड में जाके स्टोर करा लेता है, क्योंकि उसमें मेनली अब स्टोरिंग का काम है। उसमें अब कोई डेडिकेशन नहीं चाहिए सर्वर का, है ना। तो ये दोनों भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया कैसे। इसी वजह से ये अल्टीमेट क्लाउड वैल्यू डिलीवर करता है। और ये लो मैनेजमेंट मॉडल है, जहाँ पे सर्विस लेवल अग्रीमेंट जो होता है ना, वो काफ़ी रिलायबल रहते हैं, क्योंकि जब हमको चाहिए तब हमको ये अवेलेबल हो रहा है, और जब हमको स्टोरिंग चाहिए तब हमको स्टोरेज अवेलेबल हो रहा है। इसी वजह से इसके SLA ज़्यादा रिलायबल रहते हैं इन दोनों से। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ प्राइवेट थे, हम हमारे हैं हाइब्रिड पे। तो हाइब्रिड भी देख लो। इसमें इसमें बहुत सिंपल है, देखो। इसमें मैंने जितना अभी दोनों के बारे में बताया है ना, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के बारे में, उन दोनों को यहाँ पे मेंशन कर देना। बस उसके आगे ये लगा देना कि ये कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट का। ठीक है, इसमें तब रहता है कि कंज्यूमर को तब ज़रूरत रहती है जब उसको सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करानी है ना। उसको थोड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो उसके बिजनेस से रिगार्डिंग है वो उसको खुद के लिए रखनी है, और जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो उसे प्रोसेस करानी है। तो कॉमन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कराने के लिए वो पब्लिक पे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ता है, यहाँ पे रिसोर्स पूलिंग है ना। लेकिन जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट में ही रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो पब्लिक की जो प्राइसिंग है उसका यूज़ करता है वो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, और प्राइवेसी का यूज़ वो प्राइवेट में जाके करता है क्लाउड में। क्यों? क्योंकि उसको अपना मेन क्रिटिकल डेटा भी स्टोर कराना है, उसको सिक्योर रखना है, वो नहीं चाहता कि वो कोई और एक्सेस करे। तो वो दोनों को अपने हिसाब से यूज़ कर पाता है, और इसी को हम लोग हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। तो पब्लिक एंड प्राइवेट यूज़ साइमल्टेनियसली हो सकता है, वो आधा पब्लिक में हो, आधा ऑर्गेनाइजेशन, आधी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट में हो, है ना। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देता है, जैसे कि स्केलिंग कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक क्लाउड। अब मैंने आपको सिर्फ प्राइसिंग ही नहीं, स्केलिंग भी बताते हैं, क्योंकि पब्लिक में आप जितना चाहो उतना स्केल करा सकते हो, है ना। जैसे कि गूगल क्लाउड का एक टूल है क्लाउड स्पैनर, उसमें जितनी भी स्टोरेज आप इन्फिनिट अमाउंट ऑफ स्टोरेज आप स्केल करा सकते हो, पता है। उसमें 100 TB तक जा सकती है स्टोरेज। और कंट्रोल ऑफ प्राइवेट क्लाउड। अब इसमें जहाँ तक प्राइवेट क्लाउड की बात है, उस पर आप अपना सारे डेटा पे सारा कंट्रोल देख सकते हो। कौन कौन से ईमेल एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से एडमिन रोल उसको एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन एडिट कर सकता है ना। ये सारी चीज़ें प्राइवेट क्लाउड पे अवेलेबल रहती हैं। तो ये दोनों का यूज़ करता है। इसके एडवांटेजेस बहुत सिंपल है, ये फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक की एडवांटेज है ना। ये प्राइवेट की तरह रिलायबल है, प्राइवेट की तरह सिक्योर है, और पब्लिक की तरह कॉस्ट इफेक्टिव है। दोनों की मिक्स करके यहाँ पे लिख देना। बस डिसएडवांटेजेस में यही दो हैं
कि ऑर्गेनाइजेशन का है ना, उसकी जो सिक्योरिटी कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी नहीं बैठता है, क्योंकि उन लोग को कभी कभी पूरा प्राइवेट चाहिए होता है, तो कभी कभी हाइब्रिड उनके लिए दिक्कत करता है। और बाकी कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग प्रॉब्लम, तो बस नेटवर्किंग की यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब पब्लिक से प्राइवेट में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो एक ओपन एंड नेटवर्क से एक वीपीएन पे शिफ्ट हो रहा होता है, तो बस वो एक दिक्कत आती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, और ये आपका हाइब्रिड क्लाउड हो गया। इसके बाद हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पे। देखो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये एक ऐसा सर्विस होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आउटसोर्स करती है। अब देखो आउटसोर्सिंग का मतलब मैं किसी के लिए अवेलेबल कराना, ठीक है, एज ए सर्विस मैं लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेरी जो कंप्यूटिंग पावर है, मैंने जो अपने लिए अपने घर पे कंप्यूटर बना के रखे हैं, मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ कि आओ भाई जो भी प्रोसेसिंग करानी है वो मुझको दे दो, और मुझे बाद में पे कर देना, मैं तुम्हारे लिए प्रोसेस करके रख देता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या स्टोरेज दे सकते हैं, हम हार्डवेयर दे सकते हैं, है ना, और नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ दे सकते हैं। तो इसके अलावा कंपोनेंट्स क्यों सर्विस प्रोवाइडर्स को देने हैं, क्योंकि हमको सर्विस प्रोवाइडर्स देने हैं, इसी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन है, और हम अपने जितने भी स्टोरेज हार्डवेयर नेटवर्किंग है ये सब हम कंपोनेंट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रहे हैं। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हार्डवेयर एज ए सर्विस भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने स्टोरेज क्या है, ये हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर तो हार्डवेयर है ही, जिसमें प्रोसेसिंग आती है, मेमोरी आती है, ग्राफिक्स आती है, टेंसर फ्लो यूनिट्स आते हैं, है ना, और फिर नेटवर्किंग आती है, ये सारी हार्डवेयर है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्डवेयर एज ए सर्विस भी कहते हैं, कि हम अपना हार्डवेयर ही रेंट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और ये सिंपल है, पे पर यूज़ के हिसाब से चलता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जितना जितना यूज़ करेगा वो उतना ही पे करेगा। बिलिंग चाहो तो आप आर्ली ले सकते हो, डेली या फिर मंथली ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन है तो वो 3-4 घंटे में हो जाएगा, तो उन 3-4 घंटे के पैसे आप अलग से कंप्यूट करा सकते हो बिलिंग के हिसाब से, कि कितने साइकिल्स आपने कंज्यूम करी। चाहो तो आप डेली ले सकते हो, कि अगर आपको लार्जर कंप्यूटेशन है और आपको 1-2 दिन लगेंगे तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको कंटिन्यूस सर्विस चाहिए तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कंपोनेंट्स आते हैं। अब इसके देखो AWS के कंपोनेंट्स यूटिलिटी होते हैं, सर्विस। देखो यूटिलिटी आप में जितनी सर्विसेज आती है ना यूटिलिटी में, प्रोसेसिंग आ गई, कंप्यूटेशन आ गया, स्टोरेज आ गई, नेटवर्किंग आ गई, है ना, ग्राफिक्स आ गई, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी में आ गई। इसके अलावा इन सब की बिलिंग जो होती है, ये सब बिलिंग मॉडल पे ये भी कंटेन करता है, और फिर डायनामिक स्केलिंग भी कंटेन करता है ना, नेटवर्किंग भी करता है, वर्चुअलाइजेशन तो करेगा ही, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी अपने फिजिकल जितने भी हार्डवेयर हैं उनको, हमारा फिजिकल जितना भी हार्डवेयर है हम उन सबको वर्चुअलाइज करते हैं। तो एक हार्डवेयर से हमको 3-4 अलग अलग हार्डवेयर मिल जाते हैं, वर्चुअल हार्डवेयर। तो उन्हीं वर्चुअल हार्डवेयर को हम बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेंटिंग के लिए दे देते हैं। और यही सारी पॉलिसी बेस्ड सर्विसेज जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है ना, वही सारी पॉलिसी बेस्ड सर्विस भी अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा आप यहाँ आ जाए डायग्राम पे। अब देखो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, ये फिजिकल है, ठीक है, इसमें कुछ भी वर्चुअलाइज नहीं हुआ है अभी। इसमें सीपीयू वहीं रखा है ना, मेमोरी वहीं रखी है, डेटाबेस वहीं रखा है, नेटवर्क भी वहीं रखा है। इसके ऊपर हम लोग वर्चुअलाइजेशन कर देते हैं। अब जब ये सब वर्चुअलाइज हो गया तो ये सब अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। जो डेटाबेस है उसके लिए एक अलग वर्चुअल मशीन बन जाएगी। तो इन सब के लिए अलग अलग वर्चुअल मशीन्स बन जाती हैं, और उन मशीन्स पे हम लोग क्या करते हैं, इन सब से कंप्यूटेशन करते हैं। और हर किसी की रिक्वेस्ट एक साथ ना आ जाए, इसलिए हम लोग लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। लोड बैलेंसर का मतलब, अगर मतलब मानो कि एक समय स्पाइक चल रहा है और ये पूरा फुल हो गया, तो लोड बैलेंसर इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में आधा आधा कर देगा लोड को। या फिर अगर ये तीनों अवेलेबल है तो इन पांचों के बीच में 1/5 में हर किसी को बांट देगा। तो यही करता है लोड बैलेंसर, कि जितने भी यूजर्स आ रहे हैं उन सबकी रिक्वेस्ट को स्प्रेड कर देता है। हमारे जितने भी कंप्यूटेशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अक्रॉस लोड बैलेंसर स्प्रेड कर देता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस में सिंपल है यार, कि ये आईटी को शिफ्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना ये, तो हार्डवेयर को क्लाउड में शिफ्ट करने में ही हेल्प करता है। तो इसके अलावा इसमें हासिल फ्री सर्विसेज होती हैं, और यूटिलिटी तो आपको पता ही है, जितनी पे पर यूज सर्विसेज होती हैं या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज होती हैं वो सब यूटिलिटी में आ गई। मल्टीपल टेनेंट्स, अब ये सब आप हर जगह लिख सकते हो, ठीक है, ये बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, ये तीनों में भी यूज़ किए जा सकते हैं। एक बार में एक से ज़्यादा हम लोग यूजर्स रख सकते हैं, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और हमने वर्चुअलाइज कर दिया है। तो आपने देखा है ना, एक ये यूज़र यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, इतने सारे यूजर्स हैं, हम इन सबको वर्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। अपने फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके हम इन सबके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मल्टीपल टेनेंट्स भी क्लियर हो गया आपको। फिर आता है इन्वेस्टमेंट कैप। इन्वेस्टमेंट कैप कब समझना, अब मानो कि इतना बड़ा जो मैंने सर्वर बैठाया है, इसमें मुझको लगे 50 लाख रुपए लग गए, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझको 50 लाख रुपए लग गए मुझको इस पूरी बिल्डिंग को और इसके अंदर के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको बनाने में और चलाने में। लेकिन इसके ऊपर मुझको नहीं लगेगा,
इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कैप कहते हैं कि मैंने 50 लाख इसमें यहाँ क्या किया, मैंने इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन इसके आगे अब कैप लग जाएगी क्योंकि इसके आगे अब सीधा रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये ऑपरेशनल हो गया वैसे ही लोग इसको पे करने लगेंगे। क्यों? कि लोग यहाँ पे अपनी कंप्यूटेशन कर पाएँ। तो हमारे 50 लाख पे इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, इसके आगे हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके आगे हम सीधा रेवेन्यू कर रहे हैं और इसको ऑपरेशनल कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट नीडेड होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इन्वेस्ट करते ही जाओ, ये ऐसा नहीं है, ब्लैक होल नहीं है कि इसमें आप हमेशा इन्वेस्ट करते जाओ, इसमें पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसलिए ये ज़्यादा एडवांटेजेस होता है क्योंकि इसमें बस एक बार इन्वेस्ट करो, इसके आगे फिर रेवेन्यू ही है। ठीक है, इसके अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। पहली चीज़ तो इसकी सिक्योरिटी लिख देना, फिर फ्लेक्सिबिलिटी लिख देना, है ना, फिर मेंटेनेंस और अपग्रेड लिख देना। मेंटेनेंस और अपग्रेड क्यों? क्योंकि ये आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये ओनर मेंटेन कर रहा है। वो जब चाहे वो तभी मेंटेन करेगा और वही अपग्रेड करेगा। अगर वो नहीं करता है तो यहाँ पे बैठे बंदे की सर्विस क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन इसको डायरेक्टली इसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो डिसएडवांटेजेस में है। और यूज़र पायरेसी और वर्चुअलाइजेशन। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़र एक ही का डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो ये यूज़र पायरेसी कहलाती है। और वर्चुअलाइजेशन भी इसमें एक डिसएडवांटेज बन जाता है इसी वजह से। ठीक है, फिर हम आते हैं IaaS को कौन कौन लोग वेंडर करते हैं, मतलब वेंडर मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर रही है। ठीक है, सबसे पहले वेंडर्स तो AWS हैं जो ऑफर करते हैं IaaS वाली सर्विसेज को। अब देखो यार, ये जो भी Amazon वेब सर्विसेज हैं इसमें काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं और इसको ऑफर करती हैं अपने यूज़र्स को। सबसे पहले EC2 आता है, मतलब इलास्टिक कंप्यूट, इसका सेकंड वर्जन, तो ये इसको ऑफर करती है। मैप रिड्यूस भी IaaS प्रेफर करता है ना। रूट S3, ये सब IaaS ऑफर कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये सब ऑफर कर रहे हैं। ये आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देगा जिसमें आप कंप्यूटेशन कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, मेमोरी का यूज़ कर सकते हो, है ना, नेटवर्किंग कर सकते हो। और यही चीज़ आपकी रिलायंस कम्युनिकेशंस कर रही है। बस वो लोग इसको रिलायंस इंटरनेट डेटा सेंटर कहते हैं, RIDC। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशंस भी यही कर रही है, वो लोग इसको इंस्टा कंप्यूट कहते हैं। इसमें एक हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है और दूसरा सिंगापुर में लोकेटेड है। इसी के साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस खत्म होता है और प्लेटफॉर्म शुरू होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म में ये होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं किस चीज़ के लिए, कंज्यूमर को अपना एप्लीकेशन रन, मैनेज और डेवलप करने के लिए, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए। तो प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? उसमें आपको सब कुछ मेंटेन करना था, उसमें आपके पास हर चीज़ के पास कंट्रोल भी था, लेकिन आपको मेंटेन भी सब कुछ करना था। आपका अगर CPU ज़्यादा ओवरक्लॉक कर रहा है तो फिर आपको नया CPU खुद ही से खरीदना था। यहाँ क्या है, यहाँ आपको CPU नहीं खरीदना है, आपको बस अपना एप्लीकेशन डेवलप, रन और मैनेज करना है, और वो जितनी भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इसलिए ये आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, आप बनाओ बैठ के, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आप बनाओ बैठ के, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगी वो सब बस पे कर देना, और उसकी स्केलिंग और उसकी मेंटेनेंस वो सब हम देख लेंगे। इसलिए ये प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म किस चीज़ का, अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये डेवलपिंग के लिए, रनिंग के लिए और मैनेजिंग के लिए प्लेटफॉर्म होता है। अब देखो भाई, इसके दो वेज होते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को दो तरीके में हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, या तो पब्लिक तरीके में कर सकते हैं या तो फिर प्राइवेट सर्विस में कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक क्लाउड सर्विस में देख लेते हैं। इसमें बस एक प्रोवाइडर रहेगा जहाँ पे कंज्यूमर डिप्लॉयमेंट और जितना भी नेट वगैरह है ये सब प्रोवाइडर कंट्रोल करेगा, कंज्यूमर सिर्फ डिप्लॉयमेंट कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अपने ऐप से रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म चलाने का कॉस्ट, प्लेटफॉर्म चलाने के रिसोर्सेज जैसे कि नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, ये सब सिर्फ यूजर्स एप्लीकेशन को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड कौन करेगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जिसको हम CSP भी कहते हैं। और प्राइवेट तरीका देख लो, इसमें ये रहता है कि आपकी फायरवॉल रहेगी जिसके बैक में ही आप सारा राउटिंग कर रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड होगा ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, लेकिन ये फायरवॉल के थ्रू होगा। ठीक है, और ये एज अ सर्विस तो आपको पता ही ये जा रहा होगा। अब यहाँ एक बार देख लो, ये क्या है, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो ये सिमिलर डायग्राम है। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि जो यहाँ पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपको CPU नहीं देखने को मिल रहा है ना। इसके और इसके बीच में थोड़ा मैचिंग करने की कोशिश करो। CPU, मेमोरी, डेटाबेस और नेटवर्क्स ये सारे यहाँ पे विजिबल थे यूज़र को, और यूज़र के ऊपर इन सब का कंट्रोल भी था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज़र को सिर्फ ऐप रन टाइम देखने को मिल रहा है, और जितना ऐप आपका डेटाबेस खाएगा, जितना भी आपका स्टोरेज करेगा डेटाबेस में, जितना भी डेटाबेस कंज्यूम करेगा, सिर्फ वही देखने को मिल रहा है। तो मतलब एप्लीकेशन रन टाइम और डेटाबेस, तो डेवलपर प्लेटफॉर्म बस यही सब दिखाता है, और इन्हीं दोनों पे वर्चुअलाइज होती है लेयर। वर्चुअलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, इन सबको और भी लोगों तक अवेलेबल करा सकते हैं। तो यहाँ पे रन टाइम इंस्टेंस बन गई, आपका जो एप्लीकेशन रन टाइम था इसके अलग अलग छोटी छोटी इंस्टेंसेस बन गई,
और आपका जो मेन डेटाबेस था इसकी भी अलग अलग इंस्टेंसेस बन गई। तो ये दोनों बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोड बैलेंसर के थ्रू। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, ये बस अपना ऐप लेकर आएंगे और यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर देंगे। एप्लीकेशन जितना रन टाइम खाएगा वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा एंड में, और इस पर आपकी रिपोर्ट बन के आ जाएगी जिसको कहते हैं बिलिंग। और फिर वो जितना डेटाबेस पे स्टोर हो रहे हैं उसकी भी बिलिंग आ जाएगी। तो ये सिंपल है, ठीक है। इसमें उसमें उतना होता है ना, क्या कह सकते हैं, इसमें उतना हेडेक नहीं है कि हमको पूरा सारे हार्डवेयर को मैनेज करना है। इसी वजह से इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स यहाँ पे क्या है, सर्वर सॉफ्टवेयर। आपको कोई मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको एक सिंपल सर्वर सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है जिसमें सीधा डिप्लॉय करने का काम आता है ना। तो गूगल ऐप इंजन तो जानते ही होंगे, उसमें सब लोग क्या करते हैं, उसमें ऐप्स आगे डिप्लॉय कर देते हैं और वो बस रन टाइम और स्टोरेज दिखाता है आपको। वो कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें ये सब नहीं पता चलेगी, इसमें सीधा रन टाइम और स्टोरेज पता चलती है। तो सपोर्ट भी मिलता है आपको इसी चीज़ों का। टूल्स किस चीज़ के, हमको डेवलपमेंट और डिज़ाइन के टूल्स वहाँ पे दे देते हैं कि 3-4 टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि आपका ऐप्स कैसा होने वाला है। इसके अलावा OS, DBMS, होस्टिंग, स्टोरेज ये सब तो मिलती है, नेटवर्क एक्सेस ये सब तो कॉमन है क्लाउड का, है ना। फिर इसके आगे हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले रन टाइम फ्रेमवर्क पता चल जाता है। अगर रन टाइम फ्रेमवर्क अगर हमको मिल रहा है किसी भी क्लाउड के साथ, मतलब वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ठीक है। ऑटोमेशन यहाँ पे होता है, एब्स्ट्रैक्शन रहता है, और क्लाउड सर्विसेज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इनके वेंडर्स देख लो कौन कौन लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं। अभी गूगल ऐप इंजन के बारे में बात हुई थी, वो प्रोवाइड कराता है, ओपन शिफ्ट कराता है, अजोर भी प्रोवाइड कराता है, सेल्स फोर्स तो कंपनी है इन सब के लिए, है ना। ऐप फॉग और VMware ये सब भी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम अपने ऐप्स को बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। आप देख पा रहे हो ना कि मैंने एक ही पेज में फीचर्स मेंशन कर दिए जो आप मैंने एक्सप्लेन करके मेंशन किए हैं। इनके अंदर आप एक एक लाइन तो लिख ही सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन किए हैं कि आपको याद रहे, वेंडर्स भी मेंशन कर दें कि देख के आप बता पाओ कि कौन कौन यूज़ कर पा रहा है ना। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे हमारे ये सिंपल और कन्वीनियंट है यूज़र्स के लिए। यहाँ पे कौन से यूज़र्स की बात हो रही है, यहाँ पे उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है जो कंटिन्यूसली ऐप डेवलप करती हैं। सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, तो वो जब ऐप डेवलप करती हैं तो उनको हर बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे वो डिप्लॉय कर पाएँ। अब अगर वो अपने डेटा सेंटर को ओन करें और उसी पे डिप्लॉय करें तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उनके लिए ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ऐप डेवलप करो, उसको सेटअप करो, उसका वहाँ पे कंपैटिबल बनाओ कि कोई भी रन टाइम हम अगर पहले से यूज़ कर रहे हो तो वो उसके साथ अवेलेबल है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं, ये सब देखो। इतने ओवरहेड को अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग PWS वाली सर्विस को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रन टाइम पहले से मिल रहा है ना। रन टाइम का फ्रेमवर्क मिल रहा है, एब्स्ट्रैक्शन मिल रहा है, बाकी की जितनी भी क्लाउड सर्विसेज होती है वो सब मिल रही हैं। इसके अलावा स्टोरेज वगैरह वो सब प्रोवाइड भी कर रहे हैं। इसी वजह से उनके लिए ये सिंपल और कन्वीनियंट हो जाता है और एफिशिएंट भी हो जाता है, क्योंकि उनको अब एक पूरा डेटा सेंटर नहीं लेना है जिसकी उनको कॉस्ट पड़ सकती थी, कंप्यूटेशन पड़ सकती थी, मैनेजमेंट या जैसे मतलब जितने भी स्टाफ होते हैं ना वो सब से भी उनको छुटकारा मिल जाता है मैनेज करने का। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे है, सबसे पहला है कि नॉट एबल टू यूज़ फुल रेंज ऑफ कन्वेंशनल टूल्स। अब कन्वेंशनल टूल्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, जो हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है इसकी कुछ थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। ऑफकोर्स ये काफ़ी कुछ अवेलेबल कराता है और काफ़ी कुछ को कंपैटिबल भी है, ये काफ़ी सारी चीज़ों से कंपैटिबल भी है, लेकिन ये कुछ चीज़ों से नहीं होती है। और अगर कंपनी को उन सारे टूल्स को यहाँ पे यूज़ करना होगा तो वो ना तो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और अगर यूज़ करना भी चाहें तो भी वो कंपैटिबल नहीं होंगे इन सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने एक से ज़्यादा या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक ही जगह आप डिप्लॉय करा रहे हो, तो फिर जैसे कि आपने देखा था ना पिछले यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में वेंडर लॉक-इन के बारे में, वही हो जाता है। आप अगर गूगल पे ही सारे मतलब गूगल क्लाउड पे अगर आप ऐप्स डिप्लॉय करा रहे हो तो फिर आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के वेंडर पे लॉक इन हो गए हो। आप ना यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते शिफ्ट, क्योंकि पहली बात आपका सारा ऐप इंस्टेंस रन टाइम, क्योंकि वो ऐप्स कंटिन्यूसली रन होते रहते हैं तो उनकी बिलिंग हमेशा चलती रहेगी, है ना। और वो कंटिन्यूसली स्टोर भी करते रहेंगे, अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका ऐप स्टोरेज भी करता रहेगा, तो आपका हमेशा के लिए ये यूजेबल पे रह गया। आप इसको जब शिफ्ट करोगे तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो आपको दिक्कत होगी शिफ्टिंग में, एप्लीकेशन के रन टाइम को भी शिफ्ट करना और डेटाबेस को भी शिफ्ट करना। और दूसरी चीज़ आपका उतने समय के लिए ऐप डाउन हो जाएगा। जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो यहाँ तो दूसरा ऐप की तरफ स्विच कर लेंगे, यहाँ पर आपके ऐप को फिर अवॉइड करना शुरू कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यूज़र क्या करता है, यूज़र उसी प्लेटफॉर्म पे बना रहता है, और इसी कंडीशन को हम लोग वेंडर लॉगिन कहते हैं या फिर प्लेटफॉर्म लॉगिन कहते हैं, ठीक है।
तो ये इसके डिसएडवांटेजेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस पूरे पेज में भाई देखो ये सब मेंशन था। अब हम लोग ने IaaS और PaaS खत्म कर लिया है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे आते हैं, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, ठीक है। इन सबको पढ़ के जाना। वहाँ पे इस पर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दो। ये सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, ये यहाँ पे अब जैसे देखो हम लोग एक एक लेवल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग क्या हो रहा है, हमारी सिंप्लिसिटी बढ़ती जा रही है डिप्लॉयमेंट की। क्योंकि हमने अब सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे सिंप्लिसिटी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ को ये सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा था। इसके बाद हमने जब इससे अपग्रेड किया, हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे आए, यहाँ पे थोड़ी सिंप्लिसिटी हो गई कि अब आपको हार्डवेयर नहीं मैनेज करना है, आपको बस एप्लीकेशन रन टाइम और डेटाबेस मैनेज करना है। इससे ज़्यादा सिंपल चाहिए तो हम सीधे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे आते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मैनेज करना है, ठीक है। आपके बस चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। वो सारी चीज़ें जितनी भी मैनेजिंग की थी वो सब आपका वेंडर देखेगा यहाँ पे। आपको बस आना है और अपने ऐप को यहाँ पे होस्ट करा देना है। बहुत सिंपल है ये। तो सिंपली ऐप्स आर होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर्स एंड एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस ऐप को होस्ट करना है और लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। जीमेल देखो, जीमेल पे आप कभी कुछ सेटिंग्स करते हो? कभी सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने अगर कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर सर्विस को कभी होस्ट कराया हो तो फिर अगर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म पे कराया होगा ना, तो फिर वो लोग कुछ भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं देते आपको, यानी कि ओवरहेड नहीं देते हैं कि आपको रन टाइम्स मैनेज करने पड़ेंगे। वो सब वो लोग देख लेते हैं। आपको स्टोरेज मैनेज करनी पड़ेगी, वो सब भी देख लेते हैं। कंप्यूटेशन तो वो देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो द वेंडर होस्ट्स ऑल डेटा इन अ सर्टेन लोकेशन प्रोवाइडिंग एंड यूजर्स विद डेटा एक्सेस थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट। जैसे गूगल डॉक्स का ऑनलाइन देख लो, वो लोग वेबसाइट पे आप जाके यूज़ करोगे तो सिंपली वो लोड हो जाता है। उसमें कोई सेटिंग नहीं है, बस इतना रहता है कि लॉगिन कर लो, उसके बाद आप अपने डेटा पे सब यूज़ कर सकते हो, है ना। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सीधा इंटरनेट से लॉगिन करता है और वेंडर्स का जो सॉफ्टवेयर था, इस केस में गूगल डॉक्स, वो सीधा लॉन्च हो जाता है। तो इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, मुझको आप सिंपली समझ जाते हो। और एक्सप्लेनेशंस में यानी एग्जाम्पल्स में अब वो दोनों मेंशन कर देना। लेकिन इसकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें पहली कैटेगरी है वो लोग जो बिजनेस सर्विसेज की तरह यूज़ करते हैं, और दूसरी कैटेगरी वो लोग जो कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज वाले क्या करते हैं ना, यहाँ पे दीज आर बिजनेस सॉल्यूशंस ऑफर्ड टू कंपनीज एंड एंटरप्राइजेस सोल्ड थ्रू सब्सक्रिप्शन सर्विस। अब जैसे कि देखो, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं या फिर जो कस्टमर रिलेशंस वाली कंपनियां होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिजनेस सॉल्यूशंस ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे किए जाते हैं। अब जैसे कि नेटफ्लिक्स ही ले लो। नेटफ्लिक्स का आपने कुछ कभी सेटिंग्स करते हो? नहीं करते हो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करते हो? कभी नहीं करते हो। आप उससे लॉगिन करते हो और वो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन वो कैसे अवेलेबल होता है? वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अवेलेबल होता है। और वो किस चीज़ का सोल्यूशन है? वो एंटरटेनमेंट सोल्यूशन है। वो वीडियो जैसे मल्टीमीडिया व्यूइंग सोल्यूशन कह सकते हैं ना, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया वो। तो वो सोल्यूशन बिजनेस के लिए भी हो गया और आपके लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी चल रहा है। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स मैनेज कर सकते हो, है ना। लेकिन जो कंपनियां होती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो लोग अपने लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एप्लीकेशंस बनवाती हैं, है ना। और जो कस्टमर रिलेशंस एप्लीकेशन होते हैं वो भी ये लोग बनवाते हैं, जैसे कि बिजनेस ओरिएंटेड टूल्स होते हैं वैसे ही। तो ये आपके बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसके आगे आता है कस्टमर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये सब जनरल पब्लिक के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जनरल पब्लिक के लिए भी होता है, वैसे ही यहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेड आ जाता है कि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। और ये फ्री एज वेल एज विद एडवर्टाइजमेंट्स आता है। जैसे कि मेल सर्विसेज ले लो, है ना, ऑनलाइन गेमिंग ले लो, यहाँ पे आप यूट्यूब भी ले सकते हो। वो सिंपली सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोड होता है और वो सब्सक्रिप्शन, जैसे यूट्यूब प्रीमियम के सब्सक्रिप्शन आने लगे ना, तो वैसे ही वो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में कन्वर्ट हो चुका है और अब वो एडवर्टाइजमेंट्स भी दे रहा है। तो वो बेसिकली इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। इसके एडवांटेजेस, पहली बात तो फास्टर टाइम टू वैल्यू। जितना भी आपको डिप्लॉयमेंट टाइम था वो सब चला गया है। आपको बस यहाँ पे अपलोड करना है अपना सॉफ्टवेयर, डिप्लॉयमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, रन टाइम, फ्रेमवर्क, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें वेंडर देख ले रहा है। तो आपको टाइम टू वैल्यू ज़्यादा मिल गई, है ना। अवॉइड्स कस्टमर डेवलपमेंट साइकिल एंड गेट्स एप्लीकेशंस टू ऑर्गेनाइजेशंस क्विकली। तो अब कस्टमर के हिसाब से जो डेवलपमेंट साइकिल थी ना वो खत्म हो गई और अब सीधा अपलोड करना है और वो लोग सारी डिप्लॉयमेंट हैंडल कर रहे हैं। तो एप्स टू ऑर्गेनाइजेशन भी जल्दी डिप्लॉय हो रहा है ना। तो एलिमिनेट्स द नीड फॉर एनी एंटरप्राइज टू इंस्टॉल एंड मैनेज हार्डवेयर। अब ये वेंडर साइड के एडवांटेजेस देख लो, ये तो क्लाइंट साइड के थे, है ना। वेंडर साइड में ये रहता है कि उसको प्रॉफिट्स भी मिलती है और इससे कॉन्स्टेंट इनकम मिलती है। अब यूट्यूब के ओनर को अब कुछ करने की ज़रूरत हो रही है? कुछ नहीं करने की ज़रूरत हो रही है। लोग खुद ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और हर कोई व्यू कर रहा है उसके कंटेंट को। तो कंटेंट तो वो ओन नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ओन कर रहा है और वही प्लेटफॉर्म पे उसको कांस्टेंट इनकम मिल रही है और प्रॉफिट्स तो भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन स्पेस, हार्डवेयर एंड स्टाफ। वेंडर साइड में बस ये है कि उसको अब स्पेस में, स्टाफ में और हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब क्लाइंट अपना एप्लीकेशन दे रहा है तो वो सारी जो मैनेजिंग और डिप्लॉयमेंट है वो सब इनको करना पड़ेगा, वेंडर्स को, ठीक है। और उन सबको किससे मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है सब्सक्राइबर्स से। जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो लोग कोई किसी अमाउंट को पे करके वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसी से इनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब देखो, अब आपको पता है कि ये सब सिर्फ डिप्लॉय कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपना डेटा यहाँ पे अपलोड करना है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि हर कोई ऐप अवेलेबल नहीं होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए। अगर आप मानो कि मेरा कोई पर्सनल ऐप है, मैं उसको जाके अपलोड कर दूँ और मैं कह दूँ कि भाई चलो ठीक है इसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बना दो, तो हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो। काफ़ी आइडियल ऐप्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, वो आइडियल था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए, क्योंकि उसको हर कोई यूज़ कर पाएगा और उतने सब्सक्राइबर्स से उसको होस्ट करने का रेवेन्यू भी बन जाएगा। लेकिन काफ़ी ऐप्स होते हैं जो हर कोई नहीं यूज़ करने वाला, बहुत छोटी सी ऑडियंस करने वाली है, उसके लिए इतने सारे खर्चे इन्वॉल्व करना मतलब नहीं बनता है ना। और दूसरी बात है, सॉफ्टवेयर कंपनीज आर बीइंग आस्क्ड टू बिकम अ सर्विस कंपनीज। अब जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज, अभी जब ये ट्रांजिशन चल रहा है ना क्लाउड की तरफ, तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी, वो अब उनको कहा जा रहा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को ऑनलाइन प्रोवाइड करा दो और उनको आप एज ए सर्विस कंपनी मान लो। अब अगर सॉफ्टवेयर कंपनी सर्विस कंपनी बनेगी तो उसके जितने भी डेवलपर्स हैं उन सबको डेवऑप्स सीखना पड़ेगा। मतलब एक ह्यूज शिफ्ट होगा टेक्नोलॉजी में, और सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, उसके एक एक एम्प्लॉय के लिए। इसी वजह से ये प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। कि जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं और सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। इन दोनों को ये मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, और अभी तो एज ऑफ नाउ वो इतना प्रेफर्ड नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से वहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर डिफरेंट होता है ना। क्योंकि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं ना, वो सीधा रेवेन्यू बेसिस पे चलती हैं, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड वो प्रोडक्ट्स की सेलिंग पे चलती हैं। तो जब यहाँ के जो प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग वाले जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उनको यहाँ के रेवेन्यू बेस्ड कल्चर को देखना पड़ रहा है, उनके लिए इतना फेमिलियर नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ से कभी ट्रेंड हुए नहीं थे। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर सर्विस के लिए ही बना है। यहाँ पे क्या है, अ बिजनेस मॉडल डजंट इजीली ट्रांसफॉर्म इनटू सब्सक्रिप्शन मॉडल वेरी क्लीनली। अब अगर कोई बिजनेस मॉडल था, इसको आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ट्रांसफॉर्म करोगे तो तीन चार चीज़ें ऐसे निकल सकती हैं जो ना बिजनेस के लिए बैठ पाएंगी, ना ही सब्सक्रिप्शन के लिए बैठ पाएंगी। इसी वजह से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कुछ कुछ जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, उनको प्लेटफॉर्म या फिर उन्हीं के बेसिस पे रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्लाउड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चैलेंजेस पे। तो सर्विस अवेलेबिलिटी एंड डेटा लॉगिन। अब डेटा लॉगिन भाई मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, तो डेटा लॉगिन तो समझ ही रहे होगे, चाहे वो वेंडर के लिए हो, चाहे वो सर्विस के लिए हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म के लिए हो। लॉगिन मतलब यही होता है कि जब यूज़र अपना बहुत सारे स्टेक्स या फिर सेंसिटिव कंपोनेंट्स अपलोड करके बैठा है और उसको अब डर लग रहा है कि जब मैं शिफ्ट करूँगा अपनी क्लाउड को तो फिर मेरा सारा ये सब लीक ना हो जाए, क्योंकि अगर ये लीक हो जाएगा तो फिर मेरा सोर्स कोड लीक हो जाएगा, उसकी वजह से मेरा बिजनेस काफ़ी नीचे गिर सकता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना शिफ्ट नहीं होता है ना। और डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। अब देखो यार, इसको आप सभी खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होते हैं। फिर यहाँ पर आता है अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस एंड बॉटलनेक्स। अब अगर हमने आर्किटेक्चर अच्छे से चूज़ नहीं किया तो फिर हमारी परफॉर्मेंस को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा हमको बॉटलनेक्स देखने को मिलेंगे। बॉटलनेक्स क्या होता है ना, मानो कि आपका एक कंपोनेंट आपने बहुत हाई एंड ले लिया, मानो आपने ग्राफिक प्रोसेसर बहुत हाई एंड खरीद लिया, लेकिन आपका सीपीयू अभी भी लो एंड है, तो फिर ये होता है कि जो ग्राफिक प्रोसेसर होता है ना, वो बॉटल नेक कर जाता है। इसका मतलब वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे इसलिए नहीं फंक्शन कर पा रहा है क्योंकि सीपीयू की वजह से वो डिपेंड हो गया। तो ये चीज़ देखने को ना मिले, इसलिए हमको सबकी क्वालिटी मेंटेन करके चलनी होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड वाइड स्प्रेड सॉफ्टवेयर बग्स। अगर हमारी स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसमें एक बग है, तो वो जितनी जितनी जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उतनी उतनी जगह हमारा बग स्प्रेड हो जाएगा। इसके अलावा स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लाइसेंसिंग है, रेप्यूटेशन शेयरिंग है, ये सारी इसकी डिज़ाइन चैलेंजेस में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्लाउड स्टोरेज पे। अब देखो यार, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। क्लाउड स्टोरेज एक स्टोरेज ऑफ डेटा का डेफिनेशन है, जहाँ पे हम क्लाउड में हम डेटा से स्टोर कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसके अलावा कंपनी में क्या करते थे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड और कनेक्टेड फॉर्म में स्टोर किया करते थे, जो इसको हम लोग कंपनी का क्लाउड कहते थे, ठीक है। तो डिफाइंड एज स्टोरेज ऑफ डेटा इन क्लाउड वेयर एज इन कंपनी डेटा स्टोर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कनेक्टेड रिसोर्सेज दैट कंप्राइज अ क्लाउड। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आते हैं, प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रैपिड डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी एंड ओवरऑल लो स्टोरेज कॉस्ट। तो क्लाउड स्टोरेज हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है ये सब यहाँ पे मैंने लिख दिया है।
पहली बात तो हमको ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, मतलब कंट्रोल मिल रहा है ना। रिलायबल है क्योंकि वो हमारे ही पास है। रैपिड डिप्लॉयमेंट या फिर डेवलपमेंट, तो हम लोग जो भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं सिंस हमारे पास है वो तो हम रैपिडली कर सकते हैं। प्रोटेक्शन हमारे ही पास है तो हम ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें तो पता है यार कि हम जितना कर पाएंगे हम उतना करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग तो है। और बैकअप हम मेंटेन कर सकते हैं। डिजास्टर रिकवरी, अगर हम बैकअप्स मेंटेन कर रहे हैं, कभी डिजास्टर हो जाता है तो हम इन्हीं बैकअप से रिट्रीव कर लेंगे। इसी को कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। इसकी वजह से ओवरऑल लो स्टोरेज कॉस्ट आ जाती हैं। तो बट इट डजेंट हैव द पोटेंशियल ऑफ सिक्योरिटी कंप्लायंस कंसर्न्स। अब यहाँ पे कुछ रूल्स आ जाते हैं गवर्नमेंट के या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के, जिनको फॉलो करना होता है। और क्लाउड स्टोरेज में बस ये पोटेंशियल नहीं है कि सिक्योरिटी कंप्लायंस कंसर्न के साथ वो रेगुलेट कर पाए, क्योंकि वो लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स इतना यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे उसके बाद एंड करते हैं। तो पर्सनल क्लाउड स्टोरेज। पर्सनल क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, इसमें मोबाइल क्लाउड होता है, इसको हम लोग सबसेट ऑफ पब्लिक क्लाउड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा सिंकिंग और शेयरिंग कंपैटिबिलिटी होती है, और ये कैपेबिलिटी बहुत सारे डिवाइसेस के अक्रॉस आ जाती है। अब एप्पल का आई क्लाउड आप देखते ही है ना। एप्पल का आई क्लाउड ले लो या फिर गूगल ड्राइव में जो स्टोरेज मिलती है वो ले लो, वो सब क्या है, वो सब पर्सनल क्लाउड स्टोरेज में आता है। ठीक है, फिर पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। पब्लिक क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, ये एंटरप्राइज या स्टोरेज सर्विसेज हैं जो एंटरप्राइज के डेटा सेंटर से सेपरेट होती हैं। यहाँ पे प्रोवाइडर जो होता है ना वो पूरा पब्लिक क्लाउड को मैनेज करता है। ठीक है, पब्लिक क्लाउड स्टोरेज को अच्छे से समझ लेना कि ये स्टोरेज सर्विसेज होती हैं जो एंटरप्राइज के डेटा सेंटर से दूर है। मतलब एंटरप्राइज ने कहीं ना कहीं स्टोरेज रेंट करी है, लेकिन उसको नहीं पता कहाँ, तो वो सीधे क्लाउड पे गया, उसने जाके रेंट कर ली सर्विस पे। अब वो क्लाउड का प्रोवाइडर ही उसको पूरा पब्लिक क्लाउड को मैनेज कर रहा है। ठीक है, एंटरप्राइज के जितना स्टोरिंग कंपोनेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स वो स्टोर करा रहा है, वो सब प्रोवाइडर स्टोर करा रहा है। ठीक है, फिर प्राइवेट क्लाउड होता है। इसमें एंटरप्राइज एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स आर इंटीग्रेटेड इन एंटरप्राइजेस डेटा सेंटर। अभी तक क्या था, एंटरप्राइज कहीं और स्टोरेज करा रहा था, अब क्या है, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर और एंटरप्राइज। अब के इस बार एंटरप्राइज और क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर एंटरप्राइज के डेटा सेंटर में ही स्टोर करा रहे हैं। अब अगर एंटरप्राइज का डेटा सेंटर है और वहीं पे स्टोर करा रहे हैं, तो स्टोरेज प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना करेगा नहीं, है ना। पोटेंशियल सिक्योरिटी की चीज़ को यहाँ पे ये लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एंटरप्राइज का ही डेटा सेंटर है, तो सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस कंसर्न्स वो दोनों अब इसके हाथ में आ गई हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज होता है। और हाइब्रिड, भाई हाइब्रिड में हर बार कभी भी हाइब्रिड है ना, तो ऊपर जितना कुछ भी बताया हो उन सबको यहाँ मेंशन कर देना और लिख देना कि ये कॉम्बिनेशन है इन सब का, पब्लिक का भी प्राइवेट का भी। ठीक है, तो हाइब्रिड बहुत सिंपल होता है, इसमें इन दोनों के थोड़े थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना और हाइब्रिड आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लो। बस सिंपल है, यूजेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, प्राइस सेविंग्स हो रही है, बैंडविड्थ भी है और डिजास्टर रिकवरी भी है। अब स्टोरेज है तो डिजास्टर रिकवरी रहने वाला है ना। डिसएडवांटेजेस में ये है कि एक्सेस, अब अगर क्लाउड स्टोरेज पे पब्लिक पे ले रहे हैं तो फिर उस पर हर किसी का एक्सेस है, इसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी एक डिसएडवांटेज बन गई। अगर बहुत सारे लोग एक बार में एक्सेस करें तो बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ लो हो जाएगी, उसकी वजह से यूजेबिलिटी एक डिसएडवांटेज बन गई। लेकिन अब हम लोग आते हैं चार्जिंग मॉडल्स या फिर चार्जिंग मॉडल्स ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पर। तो यहाँ तो हम लोग यूटिलिटी बेसिस पे कर सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब पे पर यूज़, जितना पेमेंट करते हैं उतना यूज़ करेंगे, या फिर जितना यूज़ करते हैं उसी के लिए पे करेंगे। अब घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, उसी को ले लो एज एन एग्जाम्पल। सिमिलर टू पोस्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हम पहले नहीं चार्ज करते हैं, हम बस पहले इनको अपना क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है वो दे देते हैं, उसके बाद हम इनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब जब हमने मंथली एंड पे यूज़ कर लिया, फिर हमारा जितना चार्ज आएगा वो सब ये लोग काट लेंगे वहाँ से। ठीक है, आपको बस अप्रूव करनी है उस ट्रांजैक्शन को और इनकी पेमेंट हो जाती है। अब यहाँ तो हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल ले लें कि यहाँ पे हम टाइम बेस्ड सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्लाउड सर्विसेज के लिए। जैसे कि वो होता है ना कि 1 साल की क्लाउड सर्विसेज आप 4,000 रुपये में रेंट कर सकते हो। अब वो अनलिमिटेड स्टोरेज हो जाती है, लेकिन 1 साल के बाद क्या होता है, वो सारी स्टोरेज लॉक हो जाती है, वो डिलीट नहीं करते, वो बस लॉक कर देते हैं उतनी स्टोरेज कि अगर आपने 4 GB तक ले लिया है और आपका 1 साल का ख़त्म हो गया, तो अगर आपको वो सारे डेटा को एक्सेस करना है तो फिर से सब्सक्रिप्शन लो। इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ठीक है, इनके बस चैलेंजेस एक बार देखते हैं। तो इनके चैलेंजेस देखते हैं। सबसे पहले है डेटा कंप्यूटेशन। डेटा कंप्यूटेशन इनके लिए चैलेंज बन जाता है क्योंकि स्टोरेज वाले पार्ट है ये। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के चैलेंजेस में कंप्यूटेशन एक स्टोरेज है, लॉजिकल सिक्योरिटी एक स्टोरेज है, और वल्नरेबिलिटी एंड इसके इशूज़ ये इसके लिए चैलेंज है। ठीक है, ये तीनों चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर देना कि लॉजिकल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं वो, क्योंकि अगर ये चैलेंज है तो उनको सॉल्व भी तो करना होता है ना, तो इन्हीं चैलेंजेस को वो कैसे मेंटेन करना है ये लिख देना। ठीक है, वल्नरेबिलिटी कैसे आ रही डेटा में वो मेंशन कर देना और इश्यूज़ मेंशन कर देना। ठीक है, इसके साथ आपके मेन सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं यूनिट 3 के। इसके बाद यूनिट 4 और यूनिट 5 में जितनी जल्दी हो पाएगा मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, इसके बाद मुझको और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ उसके आगे पीएम ही कर दूँ, अगर टाइम मिलेगा तो कर पाऊँगा, लेकिन भाई मेरे पे पूरी तरीके से डिपेंड मत होना, अपनी तरफ से पढ़ते रहना। ठीक है, इसके साथ आपकी वीडियो की हैप्पी एंडिंग हो गई है। और
मुझको एक बार भाई जितना हो पाए ना फीडबैक दे दिया करो। जैसे कि कमेंट्स होता है ना, कमेंट्स में मुझे बता दिया करो कि अगर मैं किसी एक्सप्लेनेशन को मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, ये सारी चीज़ों को बता देना मुझको, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और बेस्ट ऑफ लक।